गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तस्वीर बहुत सुंदर से आपके सामने लगी हुई है, जिससे लगता है अभी अभी हम लोगों ने बाहर निकाल के रखा हुआ है। और बड़ा कितना चमकीला सा अच्छा सा लग रहा है, देखने बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो और नाम होते हैं। एक तो पाचन संस्थान हम लोग जानते हैं, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपली कहते हैं। तो इसके दो और नाम होते हैं। एक नाम होते हैं, इसको शॉर्ट में जीआई कहा जाता है, जीआई। इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहा जाता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसी को जीआई कहा जाता है। गैस्ट्रो तो जी, इंटेस्टाइनल तो आई हो गया, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी ट्रैक भी कहा जाता है। और इसी को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। कैनाल ये नाला नहीं है, कैनाल जैसे नहर बह रही है वो नहीं है, लेकिन उसी के जैसा है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह से शुरू होता है, एनस तक जाता है, एक ही है, पूरा पूरा एक ही पाइप है जो बीच में अपने अपने आकार में बदलता है। स्टमक में जाकर के सबसे ज्यादा मोटा हो जाता है, फिर छोटी आंत में पतला हो जाता है, फिर बड़ी आंत में उससे मोटा हो जाता है, आकार बदल जाता है, अलग अलग देश प्रदेश से गुजरता है। तो एक ही है मुंह से लेकर के आपके एनस तक, वो क्या हुआ, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है। पूरे कैनाल की लंबाई कितनी होती है मुंह से लेकर के एनस तक? 30 फीट लंबा होता है। 30 फीट यानी 9 मीटर लंबा है ये पूरा। ये देखिए जो आपको दिख रहा है इस सारा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जटिल है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में जटिल है, लेकिन बहुत व्यवस्थित तंत्र है, बहुत व्यवस्थित सिस्टम है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? मुंह से हो रही है, यानी कि ओरल कैविटी से इसकी शुरुआत हो रही है। वहां से भोजन 3 लाइन में हम लोग देख लेते हैं पूरा, उसके बाद एक एक करके देखेंगे। ओरल कैविटी यानी मुंह से शुरुआत होती है इसकी, फिर भोजन आता है फेरिंग्स में, जिसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी जुड़ा होता है, यानी ग्रसनी ही आगे जा करके इसोफेगस बन जाता है। आप सीधा ये कहें, ग्रसनी ही आगे जा करके इसोफेगस बन जाता है। इसोफेगस के अंदर मैंने दो स्पेलिंग लिखा हुआ है। एक अमेरिकन वाला है, ESO वाला, ये अमेरिकन इंग्लिश का है, और ये ब्रिटिश वाला है। तो जो आपको इच्छा हो चूज करके वो लिख लीजिए, जिसको फॉलो करता है। आजकल ट्रम्प बड़ी परेशान हो रहे हैं, तो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग, कहीं यूट्यूब वाला एक पोर्शन हटाना दे। तो ये अमेरिकन वाला है और ये वाला ब्रिटिश वाला है। इसमें इसोफेगस में जाता है, कहाँ से? ग्रसनी यानी फेरिंग से। और इसोफेगस कहाँ तक जा रहा है? स्टमक तक। जहाँ आम के आकार का बन जा रहा है जे आकृति, वही इसोफेगस आगे जाकर के फूल जा रहा है, तो उसको स्टमक कहा जाता है। और वह स्टमक फिर छोटी आंत में बदल जाता है आगे जा करके। फिर छोटी आंत सबसे लंबी है और वो आगे जा करके बड़ी आंत में बदल जा रही है। फिर बड़ी आंत के बाद वो लास्ट में रेक्टम और फिर एनस से तक खत्म हो जा रहा है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है। अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक। सर वो मैं ये बोल रहा था कि आपने इंग्लिश में जो नाम लिखे हैं ना, उनको हाँ, हिंदी में भी लिखिए प्लीज। जैसे ये ग्रसनी है ना, जहाँ से हाँ, भोजन ग्रसनी में आता है, ऐसे भी लिखिए प्लीज सर। अब देखिए तो सही, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। जानबूझ के हमने एक ही जगह पे फेरिंग्स लिखा है, तो ग्रसनी आगे लिखा हुआ, ताकि आपको भी याद रहे थोड़ा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, आगे ओके। बढ़िए। तो पूरी पूरी प्रक्रिया में, यानी हमारी जो ये जीआई है, जिसको पूरा कैनाल आप कह रहे हैं, वो कैनाल में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो पाचन की क्रिया संपन्न होती है। उस पाचन की क्रिया में 5 नाम मुख्यतः गिना जाता है। इंजेशन होता है, दूसरा होता है प्रोपल्सन, तीसरा होता है डाइजेशन, चौथा होता है एब्जॉर्शन, पांचवा होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हुआ ना, एलिमिनेशन राउंड चल रहा है, जो हारा वो बाहर। तो लास्ट में एलिमिनेशन राउंड राउंड है। इंजेक्शन जो पहली क्रिया होती है, शुरुआत होती है, पांचों नाम ध्यान से पढ़ लीजिए, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। इंजेक्शन में क्या होता है? मुंह में भोजन भोजन को डाला आपने, तो ये हो गया आपका इंजेक्शन शुरू हो गया। मुंह में भोजन डालना ही इंजेक्शन शुरू हो गया। प्रोपल्सन क्या हुआ? मुंह में डाला, उसका चबाया आपने। जब चबा लिया, चबाने से पहले तक वो भोजन है, वो है चावल है, दाल है, जो भी है आपका, सलाद वलाद है।
जब उसको चबा लिया हमने तो वो बन जाता है मुंह में बोलस। क्या बन जाता है मुंह में? बोलस। अब वो बोलस नीचे खिसकना शुरू होगा क्रमाकुंचन गति से। तो जो नीचे स्टमक में खिसकना शुरू हो गया तब वो हो गया प्रोपल्सन। खिसकने की क्रिया वो हो गया प्रोपल्सन कि अब स्टमक में जा रहा है, बाय बाय। भोजन कह रहा है बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब जब स्टमक में पहुंचता है तो उसका डाइजेशन शुरू होता है। हालांकि डाइजेशन मुंह में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन वाली वो क्रिया होती है जो मुंह से शुरू होती है और स्टमक में भी होती है, फिर छोटी आंत में भी वो डाइजेशन की क्रिया चलती है। तो डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन। बहुत आसान है, आराम से समझिए। मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या हुआ? जो दांत से आप चबा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? इंजेशन कहा था। इंजेशन तो मुंह में डालने वाली क्रिया हुई, लेकिन चबाने के दौरान जो डाइजेशन की क्रिया हो रही है वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि हम भोजन को तोड़ रहे हैं दांतों के द्वारा, तो डाइजेशन शुरू हो रहा है। दूसरा केमिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल के द्वारा भोजन पचता है, जिसमें डाइजेस्टिव जूस आपका निकलता है, एंजाइम्स के द्वारा भोजन पचता है। तो उसमें केमिकली उसको प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को तोड़ा जाता है। केमिकली टूटता है। एक तो मैकेनिकली तोड़ा, दूसरा केमिकली तोड़ा। तो एक हो गया मैकेनिकल ब्रेकडाउन, दूसरा हो गया केमिकल ब्रेकडाउन। बहुत आसान है, दो तरीके से तोड़ा। उसके बाद बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो आपने भोजन को तोड़ा, छोटी आंत में भोजन गया, तो छोटी आंत में सबसे अंदर बिलाई होता है। बिलाई मतलब छोटे छोटे फर निकले होते हैं, जो पोषक तत्व जो आपका टूट के निकला हुआ उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है। पोषक तत्व कौन से हुए? एमिनो एसिड्स हुआ, जो प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड्स में बना हुआ है। फैटी एसिड्स हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट से टूट करके बना हुआ है। इनको पोषक तत्वों को खींच लेता है छोटी आंत में, जो छोटे छोटे फर जैसे रुई जैसा उसमें निकला होता है, वो खींच लेता है उसको। उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जल का भी एब्जॉर्प्शन होता है, खनिज लवण है, विटामिन है, जिस रूप में आप सेवन करते हैं उसी रूप में उसका अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। फिर जो अब वो नहीं एब्जॉर्प्शन हो पाया, जो नहीं पच पाया, एलिमिनेशन हो गया, वो हार गया, तो क्या होता है? फैसेस बन करके बाहर निकल जाता है। फैसेस शब्द का यहाँ हमने इस्तेमाल किया हुआ है, यानी मल को फैसेस भी कहा जाता है। तो फैसेस बन करके वो बाहर निकल जाता है एनस से। एलिमिनेट हो गया वो। ये पांच क्रिया हम लोगों ने देखा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए ऊपर से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ओरल कैविटी हो गया। ओरल कैविटी मतलब मुंह हो गया। मुंह में कई चीजें आएंगी। मुंह में होंठ भी है, कपोल भी है, दांत भी है, जिह्वा भी है, बहुत सारी चीजें, वो अभी हम लोग देखेंगे। एक बार इस तस्वीर को देख लीजिए। ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में आए तो वहां क्रिया हो रही है। तो तीन ग्लैंड हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। लार ग्रंथियां पढ़ी थी, इसमें पैरोटिड ग्लैंड हमने पढ़ा था, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ तस्वीर में भी दिख रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि बड़ा सा दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और फिर हम लोगों ने देखा था सब लिंगुअल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड होता है, लार ग्रंथियां हैं, जो उसमें एंजाइम्स और पानी की मात्रा छोड़ता है। फिर वहां से भोजन कहाँ आ रहा है हम लोगों ने पढ़ा हुआ, फेरिंग्स में। फेरिंग्स को ग्रसनी भी कहते हैं, ग्रसनी में आया। और ग्रसनी ही आगे दो भागों में बट जाता है। एक तो श्वास नली के बन गया, और दूसरा भाग उसका आपका इसोफेगस कहलाता है। इसोफेगस कहाँ से जुड़ा हुआ? देखिए स्टमक से। स्टमक से जुड़ गया, स्टमक में आता है भोजन। और स्टमक के बगल में आपको यहाँ पर, ये हमने सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्यों लिख दिया? गलती से लिखा गया है, ये लीवर का है। यहाँ लीवर में आ गए, और लीवर में ही जुड़ा हुआ है गाल ब्लाइडर आपका, वो वहां से जूस छोड़ेगा। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी। स्टमक के नीचे आपका पैंक्रियाज है, और यही पैंक्रियाज के बगल में आपका स्प्लीन होता है। स्प्लीन की भी तस्वीर मैंने बनाई हुई है, कल किसी ने पूछा था। और ये बीच में जो आपका बहुत सारा घुमा घुमा सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये बड़ा सा जो लगता है मोती की माला तीन तरफ से है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम है, और फिर एनस है। इसमें स्प्लीन देखिए, स्प्लीन इसमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया हुआ है। ये है आपका स्प्लीन। यहाँ देखिए तस्वीर, ये स्प्लीन है। इसको थोड़ा खिसकाते हैं। ये स्प्लीन बगल में होता है, पैंक्रियाज और स्टमक के बगल में ये स्प्लीन होता है।
और इसमें एक और चीज ठीक करना था जो हमें करना था, ये इसको लीवर करना था, ये लीवर कर दिया इसको। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। स्प्लीन और लीवर सब पोजीशन हम लोगों ने देख लिया, बाद में भी हम एक एक करके पोजीशन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेबल में देखते हैं डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा हमारा है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। हाँ सरिता जी बताइए। सर राइट की तरफ होता है या लेफ्ट की तरफ पे स्प्लीन, ये ये बताइए। लेफ्ट की तरफ, स्प्लीन लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, राइट की तरफ आपका हो गया लिवर और पित्ताशय हो गया, गॉल ब्लैडर, और आपके राइट लेफ्ट साइड में आपका हो गया स्प्लीन वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखिए आपके पाचन संस्थान में कौन कौन से अंग भूमिका निभाते हैं। तो दो अंगों को दो पार्ट में बांटा गया, एक है कहा गया मेन ऑर्गन, दूसरा कहा गया एसेसरी ऑर्गन। मेन ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन, एक हो गया मेन कोर्स क्या है भोजन में, एक साइड से क्या क्या है, वो दोनों चीजें देखिए कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। मेन ऑर्गन आपका हो गया माउथ कैविटी, तो माउथ हो गया, फिर फेरिंग्स हो गया जिसको ग्रसनी कहा गया, उदय जी देखिए हिंदी में लिख दिया है ग्रसनी यहाँ पर। फिर है ऑसोफेगस जिसको ग्रास नली कहते हैं, फिर है स्टमक जिसको अमाशय कहते हैं या आमाशय भी कहा जाता है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर मलाशय है, फिर है एनल कैनाल, फिर एनस है। ठीक है, और ये चीजें जो है पूरा कैनाल है, यानी कि मुंह से लेकर के एनस तक का पूरा एक जो कैनाल हमने कहा कि ये कहीं पर खंडित नहीं हो रहा है, एक ही है, ये मेन ऑर्गन हो गया। इनको सपोर्ट करने वाले जो ऑर्गन हैं उसको एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है, जिसमें दांत हो गया आपका, होंठ हो गया, टंग हो गया, आपकी जिह्वा हो गई, गाल हो गया, कपोल की भी भूमिका होती है, तीन पेयर आपका जो ये लार ग्रंथियां स्लाइवरी ग्लैंड है वो भी हो गया, फिर आपके पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज की भी भूमिका हम लोगों ने देखा था, तीन जो जूस छोड़ता है। फिर लिवर की हम लोगों ने देखा था, बाइल निकालता है, सपोर्ट करता है साइड से। फिर गॉल ब्लाइडर जो बाइल निकलता है गॉल ब्लाइडर में जमा होता है। तो ये क्या हो गया, ये एसेसरी ऑर्गन हो गए, क्योंकि ये उसका हिस्सा नहीं है, बगल से है। वाह वाह, बहुत अच्छा उदित जी, बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़ो। लेकिन उदित जी के अंदर क्या है जो एक साथ बढ़ेगा, वो इधर वाला है, ये वाला है। तो ये अंतर है, मेन ऑर्गन एसेसरी ऑर्गन, अगर आ जाए आपको तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जो मेन एलिमेंट्री कैनाल है जिसको पाचक तंत्र कहते हैं, पूरा मुंह से लेकर के एनस तक, उसमें भी फेरिंग्स तक छोड़ दीजिए, ग्रसनी, ग्रसनी के ठीक बाद जो आपका ओसिफेगस वाला हिस्सा है, तो इसोफेगस उसको कहे, ओसिफेगस यहाँ पर ये ब्रिटिश वाला लिखा हुआ है इसलिए आ गया। इसोफेगस वाले हिस्से से लेकर के आपके रेक्टम तक यानी लास्ट तक जो हिस्सा होता है, तो वो मांस का बना हुआ है, पूरा पाइप बना हुआ है, कहीं पाइप मोटा है, कहीं थोड़ा बीच का हिस्सा है, कहीं और मोटा है, इस तरह से बना हुआ है। तो वो जो मांस है लेयर उसका, वो चार पार्ट में बटा हुआ है, यानी उसको अगर ऐसे उघाड़ेंगे जैसे मान लीजिए चार चादर लगा दिया हुआ है, चार चादर का लेयर बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए। तो चार लेयर होते हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल के चार लेयर होते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के, इसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक के चार लेयर होते हैं। कौन से लेयर होते हैं, एक होता है सिरोसा, जिसको आउटर लेयर कहा जाता है, सबसे ऊपरी हिस्सा सिरोसा का होता है, अभी तस्वीर में भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद होता है मस्कुलरिस कहा जाता है, मस्कुलरिस, उसके ठीक बाद वाला सेकंड वाला लेयर होता है जो स्मूथ मसल्स का बना होता है। तीसरा होता है सब म्यूकोसा कहा जाता है, सब म्यूकोसा, ये थर्ड लेयर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसमें नर्व्स और वेसल्स वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें होते हैं। फिर म्यूकोसा होता है, सबसे अंदर वाला लेयर जो होता है उसको म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा में ही विलाई वगैरह म्यूकोसा में ही होता है, ध्यान रखिएगा, विलाई कहाँ होगा, सबसे अंतिम वाले लेयर में, म्यूकोसा में होगा। इसको फिर से समझिए, उल्टा करके समझिए। ये है, ये हमने ऐसे दिखाया हुआ है कि इसमें ये जो तस्वीर में तीर लगा हुआ है वो लेयर है पेट का, हो गया कोई भी कनाल का एक जगह से निकाल लीजिए, तो उसका चार लेयर होता है। सबसे अंदर वाला लेयर हो गया म्यूकोसा, अंदर वाले से ठीक पहले वाला लेयर हो गया सब म्यूकोसा, जिसमें तंत्रिकाएं होंगी, जिसमें नर्व्स होंगे, और फिर मस्कुलरीज हो गया जो दूसरे नंबर का हो गया,
जो सिरमी के ठीक नीचे होता है या सिरोसा के ठीक नीचे होता है, और सबसे बाहरी जो लेयर हो गया वो सिरोसा हो गया। इस तरह से उसके भी 4 लेयर होते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम और ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, बस ये 4 लेयर होता है, हम ये जान लेते हैं। अब पाचक संस्थान में जो हम लोगों ने अंग देखा, उन अंगों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसके फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक एक अंग को अच्छे से देखते हैं। जैसे पहले हम ओरल कैविटी में आते हैं, माउथ में आते हैं, जिसको ओरल कैविटी कहा जाता है। ओरल मतलब मुंह वाला, कैविटी मतलब खाली स्थान, कैविटी खाली स्थान। तो मुंह में क्या क्या है? तो बाहर से दिखने पर मुंह बंद है, क्या दिखेगा? सिर्फ होंठ दिख रहा है और कपोल दिख रहा है, गाल दिख रहा है। तो ओरल कैविटी बाहर से देखे तो 2 चीज से ढका हुआ है। और ओरल कैविटी का हिस्सा कहाँ तक ओरल कैविटी कहा जाता है उस ट्रैक को? तो ग्रसनी तक कहा जाता है। ग्रसनी जहां से शुरू हो गया फिर ग्रसनी वाला उसका नाम हो गया। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से निकला, मेरा घर है, घर के बाहर कदम रखेंगे तो रोड, सड़क का कुछ और नाम होगा, उससे आगे निकलेंगे तो रोड वही जा रही है, नाम बदल जाएगा। वैसे ये ट्रैक एक ही है। तो ग्रसनी तक यानी कि फेरिंग्स तक आपका ओरल कैविटी होता है, और फेरिंग्स के पास जाकर के ओरल कैविटी का नाम बदल जाता, विलीन हो गया, वहां से फेरिंग्स शुरू हो गया, आगे उसको ग्रसनी कहेंगे। और मुंह में कई अंग मौजूद होते हैं, ओरल कैविटी में कई अंग होते हैं। जैसे हम लोगों ने 2 तो देख लिया, एक होंठ देख लिया, एक कपोल देख लिया, गाल देख लिया। उसके अलावे और होते हैं, तालू की भी भूमिका होती है, फिर जिह्वा की भूमिका होती है। जिह्वा ना हो तो बड़ी गड़बड़। जिह्वा का जो स्वाद होता है उसी से स्टिमुलेशन होता है, उसी से तो आपके जो है ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां रस निकालेंगी। तो जिह्वा पर भी स्वाद अलग अलग होता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जिह्वा पे कहाँ पर खट्टा स्वाद होता है, कहाँ पर मीठा स्वाद होता है। वैसे मीठा वाला सबसे आगे स्वाद होता है। फिर दांत है, दांत में कौन सा दांत फाड़ने वाला है, कौन सा चबाने वाला है, दांत को भी देखेंगे, उसकी भी भूमिका होती है ओरल कैविटी में। और लार ग्रंथियां हम लोगों ने कल देखा हुआ था, जो पोर्शन कल रह गया हुआ था वो पोर्शन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लार ग्रंथियों का। अब हम लोग देखते हैं, पहले दांत को देख लेते हैं, बाकी अंगों को ना देख करके दांत को देख लेते हैं। तो दांत क्या करता है? भोजन को चबाने में, फाड़ने में, कोई ऐसी चीज है जिसको कि साइड वाले दांत से चीरना है, उसमें इसकी भूमिका होती है। तो दांत की अहम भूमिका होती है। दांत की संख्या होती है 32, कहते हैं 32ही। तो 32 दांत होते हैं, 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको 32 दांत हो। 32 दांत को 4 भाग में बांटा जाता है, यानी सबके नाम हैं, क्या नाम है उसको भी अच्छे से देखते हैं। बीच के जो 4 दांत होते हैं ना, ये शुरुआत के 4 दांत, आगे वाला, इसको इंसीजर कहा जाता है, कृंतक, कृंतक कहा जाता है। इंग्लिश वाला इसमें याद रखिए, इंसीजर कहा जाता है। ये 4 दांत जो है इंसीजर हुआ। 16 दांत ऊपर हुए ना, तो 8 एक तरफ, 8 एक तरफ, इधर से भी 2 ले लीजिए, इधर से भी 2 ले लीजिए, अभी तस्वीर में भी देखेंगे। तो इंसीजर हुआ। 4 दांत ये हो गया। उसके ठीक बगल में एक लंबा सा नुकीला सा दांत निकला होता है दोनों तरफ, तारका के जैसे, एकदम तारका के जैसे दांत निकला होता है। किसी में थोड़ा सा ज्यादा नुकीला होता है, किसी में कम नुकीला होता है, ठीक है। किसी का तारका के जैसा लगता है, किसी का तारका छोटी बहन के जैसा लग सकता है। तो परेशान नहीं होंगे, होता सब में ही है। उसको कहते हैं केनाइन, भेदक कहते हैं, भेद देना, केनाइन कहते हैं। भोज्य पदार्थ को फाड़ने में भी काम करता है, इंसीजर भी काम होता है। अब आते हैं केनाइन के बगल में, यानी कि 4 ये हो गए, और उसके बगल में एक एक केनाइन हो गया, एक एक नुकीला दांत हो गया केनाइन वाला। उस केनाइन के बगल में फिर 2-2 दांत दोनों तरफ होता है, उसके केनाइन के बगल में, जिसको प्री मोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री मोलर, चबाने के काम आता है, प्री मोलर। उस प्री मोलर के बाद 3-3 दांत दोनों तरफ होता है, 3-3 दांत होता है, उसको मोलर कहा जाता है। 3-3 होता है, उसको मोलर कहा जाता है। उस 3-3 में जो सबसे लास्ट वाला जो होता है उसी को विजडम टीथ कहा जाता है, अकल दाढ़ जिसको कहते हैं। अभी नेहा जी क्लास में है कि नहीं पता नहीं, नेहा जी का भी कुछ दिन पहले विजडम टीथ आया हुआ है। तो उसको मोलर, लास्ट वाला मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। अब इसको तस्वीर में हम लोग देखते हैं, देखिए इस तरह से, ये तस्वीर है आपकी। इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं सामने वाले, देखें 32 निकाल के बैठी हुई है। तो इनकी जो सामने वाला 4 हमने ये लगाया हुआ है, तीर लगाया हुआ है, यहाँ से एक लकीर खींच दिया। चारों क्या है? इंसीजर है। सबके हैं, हमें आपके सबके हैं, हम भी अपने 32 निकाल सकते हैं। ये 4 है।
चार का क्या नाम है? इंसीजर। और उस चार के बगल में एक एक है, इनका तो ज्यादा नहीं है तीखा सा, लोगों के दर्द होता है बट मुझको नहीं हुआ। अरे वाह, विजडम दर्द में नहीं हुआ। तो ये बगल में, चार के बगल में एक एक हुआ, इसका नाम हुआ कैनाइन। बहुत बढ़िया आशा जी, कैनाइन, कैनाइन। और उस कैनाइन के बगल में देखिए दो है, प्रीमोलर। कैनाइन के बगल में दो दांत जो है, जैसे हमने यहाँ संख्या लिख दिया हुआ है छठा सातवां ऐसे, वो दो को क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर के बाद देखिए तीन दांत इधर और है, जो हमने इधर संख्या लगा के लिख दिया हुआ है, इसको मोलर कहते हैं। और इसी में लास्ट वाला जो ये है ना, सबसे लास्ट वाला मोलर, इसको विजडम टीथ कहते हैं, अकल दाढ़, अकल दाढ़ कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक हो गया क्लियर? नाम हमें याद रखना पड़ेगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर चार हो गए, कैनाइन दो हो गए, प्रीमोलर दोनों तरफ दो दो तो चार हो गए, मोलर छह हो गए, मोलर छह हो गए। और मोलर छह में ही विजडम टीथ भी होता है, लास्ट वाला मोलर का। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, दूध के दांत निकलते हैं शुरुआत में, बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं। वो गिर गया तो सबसे पहले एक एक मोलर आता है। सबसे पहले क्या आता है? एक एक मोलर। इसलिए बच्चा ना ऐसे उंगली मुंह में दीजिए, ऐसे चबाता रहता है। बहुत बढ़िया, मैसेज में भी लिख रहे हैं, चबाता रहता है। सबसे पहले उसको दांत निकलता है, एक एक मोलर दोनों साइड में निकलता है। कुछ भी मुंह में लेकर के खुजली होती है, चबाता रहता है, फिर पेट खराब हो जाता है। तो मम्मी लोग, दादी लोग कहेंगे किसी ने नजर लगा दिया, और नजर नहीं लगाया, कुछ लेके मुंह में ले लिया हुआ, इन्फेक्शन हो गया इसलिए पेट खराब हो गया हुआ है, दांत निकल रहा है। अब 7 से 8 की उम्र में इंसीजर निकलते हैं। 7 से 8 की उम्र में इंसीजर। इंसीजर कौन सा हुआ, कौन से हुए इंसीजर, कितने होते हैं और कौन सा होता है जगह, बताइए जल्दी से। इंसीजर चार होते हैं सर। चार चार चार, फ्रंट के चार। चार नहीं है, ठीक है, इंसीजर चार हो गए, बहुत सुंदर। और उसके बाद 9 से 10 की उम्र में प्रथम प्रीमोलर निकलता है। प्रीमोलर कहाँ हो गया? इंसीजर के बगल में कौन सा होता है? इंसीजर के बगल में कैनाइन, कैनाइन के बराबर में प्रीमोलर। हाँ, प्रीमोलर कितने फिर मोलर। कितने दो प्रीमोलर दो हुए? दो दो दो, दो। चार नीचे तो 8 प्रीमोलर हो गए। तो उसके बाद प्रथम प्रीमोलर 9 से 10 की उम्र में निकलता है, और 11 की उम्र में कैनाइन निकलता है। 11वें साल में कैनाइन निकलता है, ये लंबा वाला। कैनाइन एक एक दो हो गए, दो, और दो ऊपर दो नीचे हो गए, तो उस हिसाब चार से हो चार। गए। ठीक है, 12 की उम्र में जब पहुंचता है बच्चा, तो द्वितीय प्रीमोलर निकलता है। प्रीमोलर कितने होते हैं? दो तीन। होते हैं, एक दो प्रीमोलर, प्रीमोलर, तीन मोलर। हाँ 3 मोलर। तो 12 की उम्र में दूसरा प्रीमोलर निकल जाता है, और दूसरा मोलर भी निकलता है। मोलर तो शुरुआत में एक निकल गया हुआ था, अब जो दूसरा मोलर निकलता है 12 की उम्र में निकलता है, द्वितीय प्रीमोलर, द्वितीय मोलर निकलता है। और विजडम टीथ निकलता है 17 से 30 साल के बीच में। अब हम लोगों को क्या निकलेगा? अब तो उम्र ही इतनी हो गई, अब निकलेगा ही नहीं, अंदर ही रह गया, बुद्धि अंदर ही रह गई। नकली डलवा लेते थे। अब निकलवाना पड़ेगा ऑपरेशन करके, रमेश सर हैं तो ऑपरेट करवाएंगे, नहीं तो बुद्धि अंदर ही रह गई। आइए अब लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों को कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 1 2 3, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, तो 3 3 6 हो गया। तो जोड़ी कितने हो गए? पेयर, 3 पेयर्स आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड्स कैसे काम करता है? भोजन को जैसे आप देखते हो, क्या बड़ा सुंदर कलर है, समोसा है, जलेबी है, क्या है, या किसी को पसंद होगा फ्रूट्स है, देखने पर, सूंघने पर, और फिर चबाने पर, इन सारी चीजों से लार का प्रवाह बढ़ता है, लार निकलता है। जैसे हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा था ना, कुत्ते को बांध दिया और उसके सामने भोजन आया तो लार टपकने लगा, और फिर उस पर रिसर्च किया गया कि ये लार सिर्फ भोजन से ही टपक सकता है कि बिना भोजन से भी टपका सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ये किया था, रूस में ये हुआ था, इस पर रिसर्च। आइए आगे देखते हैं। लार किससे? लार ग्रंथियां जो हैं वो एएनएस के कंट्रोल में होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। लार क्या करता है? भोजन को चिकना करता है, निगलने में आसानी होती है, साथ ही उसमें जो एंजाइम्स मिले होते हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लार में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो फैट और प्रोटीन को तोड़ पाए।
लेकिन ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ पाए। जैसे दो एंजाइम का नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन। नाम देखिए ध्यान से, लाइसोजाइम और टाइलिन। तो लाइसोजाइम क्या करता है, तो एंटीबैक्टीरियल होता है, गलती से कुछ खा गए, कीड़ा वीड़ा चला गया ऐसे कह रहा हूँ, गलती से कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया तो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। और टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो आपने लिया, जो चबा चबा के अब उसको जो है एकदम तोड़ रहे हैं मैकेनिकल के थ्रू, उसमें से कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन क्या करता है, माल्टोज और डेक्ट्रीन में बदल देता है, माल्टोज और डेक्ट्रीन में। अब आ जाए एग्जाम में, माल्टोज और डेक्ट्रीन को कौन बदलता है, टाइलिन बदलता है मुंह में, यहाँ पर बदल देता है ये। और यहाँ पर बदलने के बाद जब ये भोजन, अब ये भोजन क्या हो गया, क्रश हुआ दांत से, और कार्बोहाइड्रेट माल्टोज और डेक्ट्रिन में बदल गया, फैट और प्रोटीन एज इट इज है अभी। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये जो भोजन हो गया उसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए कोई नाम। उस भोजन को अब क्या कहेंगे, अब तो भोजन था, भोजन सर बोलस। 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 बहुत सुंदर, वो बोलस हो गया। अब बोलस कहाँ जा रहा है, खिसकते हुए जा रहा है स्टमक की तरफ। जब स्टमक में जब वो पहुंचता है बोलस, तब ये गैस्ट्रिक जूस वाला यानी टाइलिन वाइलिन का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो अम्लीय होता है, इसको कर देता है निष्क्रिय, आपका काम खत्म। अब इसका काम खत्म तो इनको साइड किनारे कर दिया, आपका काम, ये भी कहता है कोई बात नहीं, हमारा काम खत्म, हम जा रहे हैं, तो ये निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। अब इसी में लाइसोजाइम हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया को खत्म करने वाला एंजाइम है। म्यूकस भी होता है लार में, जो कि स्नेहिल बनाता है भोजन को, स्नेहिल मतलब चिकना बना देता है। एक फॉस्फेट भी होता है लार में, फॉस्फेट क्या होता है, लार के पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को मेंटेन, लार का पीएच कितना होता है, 6.38 से 6.85 आदर्श स्थिति मानी जाती है। अब देखिए पीएच का क्या अर्थ हुआ, अम्लीय और क्षारीय स्थिति को मापने का पैमाना है पीएच। 7 को, यानी अगर किसी का पीएच 7 है तो उदासीन हो गया, 7 से कम है तो अम्लीय हो गया, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो गया। आप कह सकते हैं उदासीन के आसपास है, अम्लीय भी ज्यादा नहीं है, उदासीन के आसपास है। अब हम लोग आते हैं ग्रसनी में, ग्रसनी जिसको कि फेरिंग्स कहा जाता है। उदित जी देखिए, आपने एक बार कहा लिखने के लिए, हमने कई बार लिख दिया हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों। अब पहले ही परेशान हो जाते हो, मैं क्या करूं। ग्रसनी, ग्रसनी किसके बाद आता है, ओरल कैविटी के ठीक बाद ग्रसनी है, फेरिंग्स है, यानी ओरल कैविटी जहां तक उसका एरिया है उसके बाद का जो ट्रैक है उसको ग्रसनी कहते हैं। लेकिन ग्रसनी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ग्रसनी यही नहीं, ग्रसनी थोड़ा ऊपर तक भी होता है, थोड़ा सा ऊपर तक भी होता है। कहाँ, जो आपका नेजल कैविटी है वहां से ग्रसनी शुरू हो जाता है और वो नीचे तक आता है। कहाँ तक आता है, जहां से इसोफेगस फिर शुरू होगा वहां तक आता है ग्रसनी। अब देखिए ग्रसनी में क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेचारे को दो दो रोल निभाना पड़ता है। एक तो भोजन को भी ले रहा है, भोजन को पकड़ा मुंह से, ओरल कैविटी ने कहा लो, तो बेचारे ने पकड़ा, फेरिंग्स ने, ग्रसनी ने, और उसको इसोफेगस की तरफ धकेल दिया। उधर से नेजल कैविटी ने कहा हमने श्वास लिया हुआ है, कहा अच्छा जी आओ, श्वास को लिया और उसको कहाँ धकेल दिया, श्वास नली में धकेल दिया। श्वास नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, उसको श्वास नली में डाल दिया, तो बेचारा ग्रसनी दो दो काम करता है। और ग्रसनी के भी 3 पार्ट होते हैं, पहले ये देख लीजिए, ये नाम देख लीजिए पहले। ग्रसनी की लंबाई तकरीबन लगभग 5 इंच होती है, यानी फेरिंग्स 5 इंच की होती है। 5 इंच में इसके 3 जगह पे 3 नाम है, जैसे कि आपके नेजल कैविटी वाले जगह पे इसको नेसोफेरिंग्स कहा जाता है, बहुत आसान है नाम। हमने कहा नेजल कैविटी से ही शुरू हो जाता, तो नाक वाले हिस्से में नेसोफेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स तो है ही, नेसोफेरिंग्स हो गया। जहां ओरल कैविटी से खुला हुआ ओरोफेरिंग्स हो गया, और उसके ठीक नीचे हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो हाइपोफेरिंग्स हो गया, हाइपोफेरिंग्स। तो इसको ऐसे याद कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद कर लूं कितना अच्छा है। वो नाक के पास नेजल कैविटी के पास है नेसोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पास एग्जैक्ट आ गया ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के नीचे आ गया हाइपोफेरिंग्स, यानी हाइपोफेरिंग्स के ठीक बाद इसोफेगस शुरू हो जाएगा, हाइपोफेरिंग्स के ठीक बाद
इसोफेगस शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो नाक ही तो ऊपर है, उसके बाद तो ऑरो वाला आएगा, ऑरल कैविटी आएगा। नेसोफेरिंग्स पहले, ऑरल कैविटी बाद में। हाइपो का मतलब ही नीचे होता, तो हाइपोफेरिंग्स नीचे। याद हो गया। अब इसमें इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है, और हमने कहा फेरिंग्स जो है यहाँ पर दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपका इसोफेगस हो गया, दूसरा पार्ट हो गया ट्रैकिया, यानी दो पार्ट में बढ़ जाता है इसोफेगस। सिंपल सी बात है। एक पार्ट में वो श्वास को ले जाता है, एक पार्ट में भोजन को ले जाता है। ठीक है। अब ये यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया। हाइपोफेरिंग्स के ठीक बाद दो भाग में बट गया। एक हो गया आपका ग्रास नली इसोफेगस, दूसरा हो गया ट्रैकिया यानी श्वास नली। दो काम ये बेचारा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो काम में क्या है, जब बोलस बन गया, मुंह में हमने चबा लिया, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, तो उसको कहते हैं बोलस। अब वो बोलस आगे बढ़ रहा है, ग्रसनी से सीधे वो कहाँ जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है, और इसोफेगस से वो जा रहा है स्टमक में। स्टमक में वो जाने वाला है। इस दौरान जो अभी बात हो रही थी, श्वास नली और आपके इसोफेगस में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कि पता चला श्वास चला गया पेट में और भोजन चला गया फेफड़ा में, कैसे होगा। नहीं, तो देखिए इपिग्लॉटिस होता है, इपिग्लॉटिस होता है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इपिग्लॉटिस को पता है कि किसका कौन सा पैकेट है, कौन सा पैकेट इसोफेगस का है, कौन सा पैकेट आपको श्वास नली का। उस पैकेट को एक तरफ रुक जाता, नहीं आपका इधर जाने दीजिए, दूसरी तरफ रुक गया, नहीं आप इधर जाइए। तो इपिग्लॉटिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर इसी में इपिग्लॉटिस में कई बार थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है, हम लोग कहते हैं ना सरकना, उसको पता नहीं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कि खाते समय अगर बोलेंगे तो उसमें मामला गड़बड़ हो जाता है, और फिर वो श्वास नली में भोजन का टुकड़ा चला जाता है कई बार, तो बहुत दिक्कत होती है। श्वास कई बार बंद भी हो जाती है, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो इपिग्लॉटिस को छेड़ना छाड़ना नहीं है। अब हम लोग आइए इसोफेगस में देखते हैं। हम लोगों ने देखा बोलस बना, बोलस ग्रसनी से इसोफेगस में जाने वाला है, इसोफेगस में चला गया। इसोफेगस की लंबाई होती है 10 इंच, 10 इंच लंबी है इसोफेगस। कहाँ तक जा रही है, अमाशय तक जा रही है। अमाशय तक जा रही है जहां एक अलग संरचना बनेगी, जे आकार की संरचना या मैंगो के आकार की संरचना, वहां इसका नाम हो जाएगा स्टमक, अमाशय। इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी दिया हुआ, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा से। जो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां से शुरू होकर के ये 11th वर्टिब्रा पर जाकर के मुड़ती है। 10th वाले वर्टिब्रा में तो आपको ये जाती है और जो डायफ्राम होता है डायफ्राम को क्रॉस करती है, और 11th वाले वर्टिब्रा पर जाकर के ये क्या करती है, मुड़ती है, और मुड़ करके फैल जाती है अमाशय के रूप में, अमाशय के रूप में फैल जाती है 11th वर्टिब्रा पर। 11th क्या हो गया आपका, थोरेसिक वाला हो गया वैसे। अब हम लोग देखिए, अब जो ये पूरा 10 इंच वाला आपका इसोफेगस है, शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, इसोफेगस की कहाँ से हुई थी, जहां पर आपका फेरिंग्स खत्म हुआ था, वहां से लेकर के जहां से अमाशय बोलेंगे वहां तक है, वो लंबाई 10 इंच है। तो 10 इंच में दोनों जगह पर क्या होगा, स्फिंक्टर होगा। स्फिंक्टर मतलब दोनों जगह पर एक वाल्व होगा। वाल्व नहीं होगा तो पता चला भोजन किया और जैसे आगे झुके तो भोजन बाहर निकल गया, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन निकलता है क्या भोजन, नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों ही ज्वाइंट पर स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर जिसको संकोचनी मसल्स कहते हैं, स्फिंक्टर मसल्स भी इसको कहते हैं। तो स्फिंक्टर ग्रसनी के पास भी होता है, और स्फिंक्टर आपके अमाशय यानी स्टमक के पास भी होता है। ऐसे इस आकार का होता है कि इधर से तो चीजें चली जाएंगी, उधर से आते उसको रोक देगा। स्फिंक्टर मसल्स उसको रोक देगा, इधर से जाने वाले को जाने देगा, उधर से रोक देगा। उधर से उल्टा नहीं आ सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका भी दो नाम है। जो आपके शुरुआती वाला स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर मसल्स किसका, इसोफेगस का, उसका नाम अलग है। उसका नाम क्या है, ट्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ट्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। और जो आपके स्टमक के पास वाला वो बैरियर है, पुलिस वाला बैरियर लगा के बैठा हुआ है, उसको कहते हैं इसोफेंजियल स्फिंक्टर, इसोफेंजियल स्फिंक्टर।
याद रहे तो ठीक, नहीं तो इतना समझ लीजिए कोई बात नहीं, नहीं तो लिख लीजिए कहीं पर, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें यह भी कहा गया बोलस को निगलने की क्रिया में 3 चरणों में पूरी होती है, और उस 3 चरण को पूरा ना देख करके हम एक बात इसमें देखते हैं। 3 चरण तो मुंह में गया, फिर उसके बाद उसमें ग्रसनी में गया, फिर वहां से जा रहा है, लेकिन इसोफेगस में जाता कैसे, कौन उसको आगे पुश कर रहा है? तो उसको पुश कर रहा है एक, उसका नाम है क्रमाकुंचन गति, यानी एक तरंग उठती है। वो तरंग उठती है हर एक कौर के बाद, हर एक बोलस को लेकर के वो तरंग, एक तरंग उठती है जो नीचे तक पहुंच जाती है। उसकी अभी वीडियो दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। वो एक तरंग उठती है और अमाशय में जाके खत्म होती है। उस तरंग को कहते हैं क्रमाकुंचन गति, जिसको कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से ही ऐसा होता है। तो हर बार एक पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट आएगा जो आपके इसोफेगस के शुरुआती हिस्से से स्टार्ट होकर के आपको अमाशय तक जाता है, और वो रास्ता बनाता जाता है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हटो हटो हटो, ऐसे रास्ता बनाता हुआ जाता है। कैसे, उसको आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, पहले एक सिंपल वीडियो देखिए जिसमें उतने अच्छे से तो नहीं दिखाए, लेकिन ये भोजन गया, अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और क्या कहाँ चला गया, ये अमाशय में चला गया। ठीक है, अमाशय में इसको जान गया, इसको हटाते हैं, ये बाद में फिर चला जाएगा, तो ज्यादा दिखा। अब यहाँ से देखिए, साइड में एक स्टिल फोटोग्राफ है जिसमें कि आपको क्रमाकुंचन गति को दिखाया गया। एक बोलस है जो ऐसे जा रहा है, रास्ता उसको ऊपर से ऐसे मुड़ा, फिर उसको जाने नहीं देगा, ऊपर नहीं जाने देगा, फिर आगे रास्ता खुल रहा है, फिर कुंज से संकुचित कर देगा, फिर आगे खुलेगा। अब इस वीडियो में अच्छे से देखिए उसको, ये देखिए इधर वाले वीडियो में, ऐसे ये क्रमाकुंचन गति हो रही है। देखिए ये जा रहा है, उसमें से क्रमाकुंचन गति हो रही है, उसके अंदर आपको बोलस जा रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, ये बोलस जा रहा है। ठीक है, बोलस ऐसे कहाँ पहुंच जाएगा इसोफेगस से, वो पहुंच जाएगा आपके कहाँ पर, बोलिए, अमाशय में। अमाशय, स्टमक में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, स्टमक की बात आई तो हम लोग आते हैं उदर गुहा, एब्डोमेन कैविटी की बात कर लेते हैं। एब्डोमेन जिसको उदर गुहा कहते हैं, उदर गुहा मतलब हो गया पेट वाला स्थान, खाली स्थान। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं उस वाले कमरे में? उस कमरे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा कैविटी है। अगर कहे कि शरीर में सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है, तो एब्डोमेन कैविटी है। तो अब एब्डोमेन कैविटी में कौन कौन सी चीजें हैं? कई चीजें आएंगी। एक तो आपके ट्रैकिया वाली चीजें आएंगी, एक उसके सपोर्टिव चीजें भी आएंगी। ये पेल्विक तक होता है आपका। इसमें आपके अमाशय यानी स्टमक आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और साइड वाला आएगा, लीवर आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा, पैंक्रियाज है, स्प्लीन आता है, ये सारी चीजें आती है। तो आज हम लोग अमाशय वाले को देखते हैं, इसमें अमाशय पर पहुंचते हैं। अभी इसको कई बार देखेंगे, पहले चीजों को अच्छे से देख लेते हैं। अमाशय क्या होता है? स्टमक आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, फैला हुआ हिस्सा, आम की तरह का। इसी को अंग्रेजी में जे लेटर में ये दिखता है, और इसोफेगस के अंतिम भाग से ये शुरू होता है, और छोटी आंत के शुरुआती हिस्से तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं, जो जे आकृति में दिखता है। उसी स्टमक से हम लोग हठ प्रदीपिका में पढ़ रहे थे, या हठ योग के ग्रंथ में पढ़ते हैं ना, कि 4 भाग करके हमने तस्वीर में दिखाया था। तो अब इसको 4 भाग तो वो अलग था, यहाँ इसको 4 भाग अलग तरीके से दिखाया गया है। इसको देखिए, अब साइंटिफिक तरीके से अमाशय को 4 भाग में बांटा जाता है। पहला भाग होता है कार्डियक रीजन, दूसरे भाग को फंडस कहा जाता है, तीसरे भाग को बॉडी कहा जाता है, और चौथे भाग को पाइलोरिक रीजन कहा जाता है। पाइलोरिक रीजन, कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, पाइलोरिक वाला तो कल भी याद कराएंगे। देखिए ये कार्डियक रीजन कौन सा हो गया? बस ये लास्ट है देव जी, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इसोफेगस जहां पर जाकर के स्टमक बन रहा है, शुरुआत वाला हिस्सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा वो है, घड़ा है, तो घड़ा का जो ये गर्दन वाला हिस्सा है ना घड़ा का, उसको कार्डियक रीजन कहा जाता है, क्योंकि हार्ट के पास हुआ, तो कार्डियक रीजन इसको कहा जाता है।
उसी का स्टमक का देखिए ऊपर वाला हिस्सा ऐसे हमने ये लगा दिया हुआ, इसको फंडस कहा जाता है। ऊपर जो ये निकला हुआ है ना, अगर एक सीधी लकीर मारेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे निकला हुआ है, इसको फंडस कहा जाता है। बाकी बीच वाला जितना हिस्सा है इसको बॉडी कहा जाता है, इसको स्टमक का बॉडी कहा जाता है। और लास्ट वाला हिस्सा जहां पर ये ठीक नली बन करके अब वहां पर एक वाल्व आएगा, एक वाल्व आएगा, उस वाल्व के ठीक उस पार आपका छोटी आंत शुरू हो जाएगा, जिसको ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम हो जाएगा। तो उस वाल्व के ठीक बाद वाला हिस्सा छोटी आंत होगा, लेकिन उससे ठीक पहले वाले हिस्से को पाइलोरिक रीजन कहा जाता है। पाइलोरिक रीजन, उसको पाइलोरस हमने यहाँ लिखा हुआ, पाइलोरिक रीजन वाला लास्ट वाला हिस्सा है। तो स्टमक यहाँ कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में बटा हुआ है। स्टमक में बोलस, काइम कैसे बन जाता है, यानी कि अब तक बोलस का मुंह में जो चबाया वो बोलस हो गया, बोलस स्टमक में आया, लेकिन स्टमक में भी फिर उसमें घर्षण होता है, मिक्सी की तरह उसमें चलाएगा, उसमें कुछ जो है एंजाइम्स आएंगे, उसको तोड़ेगा और तोड़ ताड़ के उसको और बना देगा काइम, और पतला बना देगा, पिचकारी की तरह अब यहाँ से छोटी आंत में फेंकेगा, उसका नाम हो जाता काइम। पहले भोजन था, भोजन बना बोलस, बोलस बन गया काइम। तो ये काइम कैसे बना, कौन सी क्रिया होती है, ये हम लोग कल देखेंगे। कल इससे इससे आगे बढ़ के हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन कई अंग हैं तो 2 क्लास में ये कंप्लीट हो पाएगा। फिर क्वेश्चन भी नीचे निकाल के रखा हुआ, वो सब भी हम लोग देखेंगे।